केतन समाचार में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र सिंह, कैमरामैन नवीन प्रजापति के साथ आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुझसे कब कहे मेरा लाख टके का मोल। सोना तो हर कोई खरीद सकता है, हर किसी की पहुंच में होता है, लेकिन हीरे की पहुंच हर किसी के बस में नहीं होती। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत जो कि हीरे की ही समान जिसकी चमक है। आज वो बुराड़ी विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, तिमारपुर विधानसभा से लेके पूरी दिल्ली में आज जिनका काम है, जो कि हरियाणा के पानीपत में पैदा हुए, 1982 में दिल्ली आए, बैरक में रहे, ज़मीन पर सोए, जिन्होंने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना बेस खुद से बनाया। एक जिद थी अपना काम करने की, अपने आप को साबित करने की। आज हम आपको एक ऐसी ही सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं, के मोटर एंड ड्राइविंग स्कूल के ओनर मिस्टर राकेश कपूर से। चलिए। तो भाई जी, आपका स्वागत है हमारे सत्य केतन समाचार में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आप कितने भाई बहन थे और आपके फादर क्या करते थे? मेरा जन्म हरियाणा के ज़िला पानीपत में हुआ। हम सब 5 भाई और 1 सिस्टर, 6 भाई बहन थे। मेरे फादर साहब एक टेक्नीशियन थे टेलीफोन एक्सचेंज में। पानीपत में उनकी लास्ट बदली उनकी पानीपत में हुई, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं 6ठे नंबर का था और मेरी स्कूल और मेरे फादर साहब वहीं से रिटायर हुए। हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरा बचपन पानीपत में ही बीता, हरियाणा के ज़िला पानीपत में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के आर्या पब्लिक स्कूल पानीपत में हुई और 10वीं तक मैंने आर्या पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बिल्कुल बराबर में आर्या कॉलेज था, जहाँ पे मैंने 12th पास की। 12th पास करने के दौरान ही मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट हो गई, जिसकी वजह से मुझे उनके साथ वहाँ से दिल्ली आना पड़ा। तो पाजी, स्कूल के टाइम का कोई ऐसा किस्सा, कोई यादगार किस्सा जो सबक हो, जो आप बताना चाहें? जी, वो तो एक बहुत ही इनोसेंट और हल्का फुल्का सा किस्सा ये है कि बहुत शौक़ था कि पढ़ने के साथ साथ खेलना। उसके लिए चाहे हमें स्कूल से बंक भी मारना पड़े तो हम अक्सर मार दिया करते थे, ताकि पढ़ाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा खेल कूद में भी ध्यान दें। तो मैं अक्सर हफ्ते में 1 आध बार बंक अपने दोस्तों के साथ बंक मार दिया करता था। चलिए, ये तो सभी के साथ होता है। बचपन में सभी का सपना होता है हम बड़े होकर ये बनेंगे। तो आपका भी ऐसा कुछ सपना था कि हम बड़े होकर ये बनेंगे? देखिए, एम्बिशंस तो इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरह से उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं और वो आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से उसमें चेंजिंग भी आते हैं। जिस तरह से मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा, मैंने सोचा था कि शायद मेरे फादर साहब पानीपत में ही रुकेंगे, तो मैं कॉलेज भी करूँगा और कॉलेज के बाद मैं इनकी तरह सरकारी नौकरी करूँगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन मेरे फादर साहब ने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ये कहा कि नहीं, बाकी के भाई बहन आपके दिल्ली में रहते हैं तो मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा। मेरी मदर भी दिल्ली में रहती थी उस दौरान, मैं अपने फादर साहब के पास अकेला रहता था। तो उस मजबूरी में मुझे अपने भाई बहनों से मिलने का शौक़ भी बहुत था, दिल्ली में आने का शौक़ भी बहुत था। तो फिर मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट पे उन्होंने यही तय किया कि आप भी मेरे साथ दिल्ली ही चलेंगे। तो मुझे 12th की वहाँ पढ़ाई वहीं पर कंप्लीट करके 12th के बाद कॉलेज ना करके मुझे दिल्ली आना। कोई ऐसा दोस्त, भाई या रिश्तेदार जिसकी आपको हमेशा सपोर्ट मिली हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो, जिसने आपकी हर सिचुएशन में हेल्प की हो, कभी साथ ना छोड़ा हो? जी, मेरा दोस्त, आप मेरा दोस्त लगाइए, उसे भाई लगाइए। आजकल दोस्त भाइयों से भी बढ़ के होते हैं। वो 1982 जब मैं दिल्ली से पानीपत में आया, आते ही मेरा सबसे पहला एक दोस्त अशोक कुमार गुलाटी, मैं उनका नाम भी आपको ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि आज भी वो मेरे दोस्त हैं। आज भी वो हम अक्सर आते रहते हैं वो मेरे पास। 1982 को वो मेरे पहले दोस्त बने, जो आज तक 38 साल तक मेरे आज भी वो दोस्त।
वेरी उनके इम्प्रेशन, उनकी मेरी, उन दिनों मैं खाली था, कुछ नहीं किया करता, क्योंकि मैं आया था, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फादर साहब ने तो आए और आके उन्होंने दिल्ली में भाई बहनों के पास छोड़ दिया कि अब आपने यही काम करना है, जी पढ़ना नहीं है अब आगे, क्योंकि पढ़ाई वहाँ ख़त्म हो गई। अब मुझे अपना अगला रास्ता तय करना था, और उस तय करने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं था कि मैं किसके साथ। उस दौरान मेरे उस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। कहते हैं जिसके दोस्त पुराने हैं और जिसके नौकर पुराना है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो एक तो आपकी सबसे बड़ी बात यही साबित हो रही है। और पाजी एक चीज़ और मैं स्पेशल पूछना चाहूँगा कि आपका कॉलेज क्यों नहीं हुआ और आप कॉलेज क्यों नहीं कर पाए? कॉलेज का सबसे बड़े कारण मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, इससे पहले मैंने, कि फादर साहब की रिटायरमेंट के कारण उनका ये कहना कि आपके सारे भाई बहन वहाँ पे हैं तो आपको अब दिल्ली ही जाना है। तो दिल्ली आने के बाद मेरे को यहाँ कॉलेज के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला कि आगे मैं पढ़ सकूँ। ना ही फादर साहब ने ऐसी कोई कोशिश, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ना ही फादर साहब ने, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, उनको अपने बाकी बच्चों को भी देखना था। जी मेरे सारे भाई बहनों को धीरे धीरे सेटअप हो रहे थे, जी तो मैं लास्ट का था, तो मेरे को अभी सेटअप होने में मेरे को लगता है शायद समय लगता। जी तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब आपको जॉब ही करना है, तो इसलिए वो कॉलेज वहीं का वहीं रह गया। वो मैं कॉलेज पानीपत में करना चाहता था, हरियाणा में करना चाहता था कि मैं वहीं से कंप्लीट करके आऊँ, लेकिन वो ना होने के कारण मुझे उनके साथ दिल्ली आना। आपने बताया सारा ये सच्चाई, ये भी एक मोटिवेशन ही है कि आपने अपने पेरेंट्स की बात को सर्वोपरि माना। आपके समय पर तो 12वीं वालों के लिए भी बड़ी सारी नौकरियां थी, लोग सरकारी नौकरी करना चाहते थे, आराम से सरकारी नौकरियां मिल भी जाती थी, लोग बड़े प्राउड फील करते थे, रिश्तेदार दोस्त बड़ा चढ़ा के बताते थे। तो आपने फिर 12वीं के बेस पे क्यों नहीं ट्राई किया? 12th करने के बाद सरकमस्टांसिस ही कुछ ऐसे बने, उधर से मेरे माता जी मेरे भाई बहनों के पास थी, जिनसे मिलने का अक्सर मेरा मन करता था कि मैं भी किसी तरह उनके पास रहूं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, वो अपने बाकी के बच्चों को देख रहे थे। मेरे फादर साहब मेरे साथ अकेले मेरे को देख रहे थे। 12th करने के बाद जैसे ही मैंने उनको कॉलेज के लिए कहा, इस दौरान उनकी रिटायरमेंट का समय आ गया, और वो कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे बने कि मैं कॉलेज नहीं कर पाया। फिर मेरा वहीं से मन बदला कि चलो अब फादर साहब कह रहे हैं, मदर भी वहाँ हैं, वो भी चाहती है कि मैं यहाँ आ जाऊँ, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ वहीं चलता हूँ। अब देखा जाएगा आगे लाइफ में मुझे क्या मेहनत करनी है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है, कि वहीं जाके डिसाइड करूँगा दिल्ली में, कि दिल्ली भी देखूँ कि दिल्ली में क्या है ऐसा। अपना काम करने के पीछे ऐसा कोई वाकया रहा कि आपने सोचा नहीं बस अब नौकरी नहीं तो अपने ही काम करेंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे? जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1983 82 तक मैंने कुछ नहीं किया। ओके 83 में मुझे एक जॉब मिला, एक कपड़े की दुकान, ओके जहाँ मेरे उसी दोस्त ने मुझे वो नौकरी लगवाई, जो मैं जिसके जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ। मिस्टर अशोक गुलाटी मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने मेरी वो जॉब लगवाई। मैं वहाँ जाने लगा, मेरे अंदर एक ललक सी पैदा हुई कि चलो मैं यही सीख करके शायद हो सकता है मैं इसमें कुछ ऐसा ढूंढ लूँ जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूँ। वो नौकरी के दौरान मैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वो मैंने नौकरी बड़े मेहनत और बड़े उससे की, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ कुछ लड़के ऐसे थे उस दुकान में कि जो ये नहीं चाहते थे कि नया कोई भी आया हुआ आदमी कुछ सीख करके वहाँ से जा सके। तो इसलिए मेरा मन वहाँ से 4 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये शायद काम मेरे लिए नहीं बना, तो मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। इस दौरान मेरे वहाँ उन लड़कों से भी कुछ बातें ऐसी एक दो उन लोगों ने कह दी जो मुझे काफ़ी फील हुई, तो मैंने 5वें महीने में वो जॉब छोड़ दी। और मैंने तब ये सोच लिया कि अब मैं जॉब ना करके, नौकरी ना करके, मुझे वहाँ बातें भी सुननी पड़ी। वहाँ उन लोगों की कई तरह के कुछ एलिगेशंस भी उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे लगा दिए कि 4 महीने हुए नहीं हैं, आपको काम करने आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, कहाँ से सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो मन को एक धक्का सा लगा। तो मैंने कहा नहीं, अब काम करूँगा तो मैं कुछ बिजनेस अपना ही करूँगा और नौकरी नहीं करूँगा। आपके साथ जो भी हुआ, जो भी घटना घटी और आपने नोटिस किया कि लोग नए लोगों को काम नहीं सीखने देते, तो उसी की एक कारण रहा कि आपका जो ये काम रहा, इसमें आपने लोगों को नौकरियां भी दी, लोगों को काम भी सिखाया, सबको स्वावलंबी बनाया।
तो भाजी इसी का आगे का हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपकी केके मोटर्स की स्थापना कब हुई और इसको शुरुआत होने में क्या क्या परेशानियां आई? इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा के मोटर की स्थापना वैसे तो 1992 में हुई, लेकिन इस 5-6 सालों के दौरान जैसे मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा और उसके दौरान 5-6 साल तक का एक ऐसा सफ़र गुजरा मेरे साथ जिसमें मुझे कई तरह के काम करने पड़े दोबारा। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, किसी का जॉब नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जॉब फिर भी नहीं किया, किसी के पास काम किया। जैसे एक ड्राइविंग स्कूल था, कृष्णा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। कृष्णा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमारे तब के टाइम में 3-4 स्कूल हुआ करते थे, ज़्यादा नहीं। तो उसमें कृष्णा मोटर ड्राइविंग स्कूल जमुना पार में थे। तो मेरे ब्रदर ने मुझे उनके पास जाने के लिए कहा कि वो उनके दोस्त भी हुआ करते थे, कुलीग भी थे उनके। तो तू ऐसे कर, तू उनके पास जा, उनसे काम सीख गाड़ियों के बारे में, कि वो किस तरह से गाड़ियों की ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से वो अपने उनके साथ अपना ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। तो मैं कृष्णा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पे गया। उनके यहाँ पे मैंने जॉब एज ए वर्कर नहीं, मैंने उनको ब्रदर को पहले ही कहा था कि जी देखो मैं नौकरी नहीं अब कर पाऊँ, क्योंकि मैं सीख सकता हूँ बिना उसके। अगर आप कहेंगे कह रहे हाँ नहीं आप कुछ सीख, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ड्राइविंग स्कूल में गया, कृष्णा मोटर ड्राइविंग स्कूल में। बहुत अच्छे नेचर के थे, बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने मुझे एक जस्ट लाइक अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे अपने पास रखा। मैंने कम से कम 4 साल तक उनके यहाँ पे काम किया। पहले कई महीने तक तो मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा कि आप मुझे कुछ दो या कुछ, वो अपने आप ही मुझे अपना खर्चा दे दिया करते थे कि जा बेटा तेरा आना जाना भी होता है जमुना पार। मैं ऑटम लाइन में था, तो जमुना पार आने जाने में कुछ मेरे को परेशानियां भी होती थी और खर्चा भी होता था। तो मैंने उनको अपने मुंह से कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कहे कुछ, उन्होंने मुझे मेरी हथेली में पहले तीसरे महीने में मेरे हथेली में कुछ रख दिया कि ले बेटा ये अपने खर्चे के लिए। वैसे तो मुझे आने जाने का किराया, खाना वाना ये सब मुझे वहाँ मिलता। तो मैंने 4 साल तक वहाँ कृष्णा मोटर ड्राइविंग स्कूल में जॉब किया, जहाँ से मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगा कि किस तरह से उन्होंने अपने ड्राइवरों को नौकरी दी हुई, उनके ड्राइवरों की नौकरी देने से किस तरह से उनके परिवार में चल रहा। तो उन्होंने जस्ट लाइक मुझे अपने करते करते एज ए मैनेजर मुझे वहाँ पे जॉब पे रखा कि एक तरह से तेरा ये सब कुछ, तेरी नौकरी नहीं है, तू मैनेजर आ जा, तू नहीं संभाल। तो मैंने 4 साल तक उनके पास सब कुछ काम किया, सीखा, बहुत कुछ सीखा कि कैसे ड्राइविंग स्कूल चलाए जाते हैं, कैसे इंस्ट्रक्टर से काम लिया जाता है, कैसे वर्करों से काम लिया जाता है, कैसे ड्राइवरों को समझाया जाता है। तो धीरे धीरे 4 सालों में मैं इतना परफेक्ट हो गया, मेरे अंदर इतनी ललक पैदा हो गई कि मैंने एक मन में ठान ली। मैंने अपने ब्रदर को भी कहा कि मेरे को अब ड्राइविंग स्कूल खोलना है किसी भी तरह। अब आप उसके बारे में नॉलेज मेरे को हो गई है, पेपर्स की कमी है, उसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं इस ड्राइविंग स्कूल में पहला कदम बढ़ाने की कगार पे पहुंचा। कहते हैं विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने विश्वास बना के सारी चीज़ों को सीखा। पर फिर भी एक क्वेश्चन है कि जिस वक्त आपने ये काम शुरू करने की सोची, तो आपको ये काम, क्योंकि जिसके पास आप करते थे उनका बहुत पुराना काम था, टिका हुआ काम था, आपका कोई बेस भी नहीं था दिल्ली में, कोई सपोर्ट भी नहीं थी, सिर्फ आप मैनेजर एज ए रहे थे। तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा? क्योंकि उस वक्त ना तो इतनी स्कूटर्स होते थे, ना इतनी बाइक्स होती थी, ना गाड़ियाँ थी, लोग पैदल चलते थे। तो आपको लगा नहीं कि आपको इनकम कहाँ से आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने ये। मैं इसके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि 1988 की ये बात है, जिस दौरान मैंने अपने ब्रदर को ये कहा था कि मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था कि किस बेस पे करेगा, कैसे करेगा, अकेला कैसे संभालेगा। तो मैंने उन्हें एक ही क्वेश्चन किया था, मैं कहा भाई साहब मेरे को सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, जस्ट लाइक ए एल्डर ब्रदर, जस्ट लाइक ए फादर लगा लीजिए। अब आप, मेरे पिताजी तो वैसे थे ही, वो रिटायर होके आ चुके थे। मैं कहा आपने मेरे सिर पे हाथ रखना है, मेरे पास कोई ऐसे पेपर नहीं है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो मैं उनको लगा करके अपना काम शुरू करूँ, और जबकि आपके पास हैवी लाइसेंस है। क्योंकि उस दौरान जब तक हैवी लाइसेंस नहीं होता था, आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मेरे पास है, वो 12th पास थे, 10th पास चाहिए था, उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी। मैं क्या आपका 12th 10th का सर्टिफिकेट, आपका वो लाइसेंस वो चाहिए, और उसके बाद आप
सिर्फ 2-3 अफसरों के साथ आपको मिलना है और उनसे पूरी लिस्ट लेनी है, वो मेरे पास भी है, आपने एक बार उनसे फिर दोबारा से लेनी है। कह रहे ठीक है। मैं कह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जगह की, तो आप मुझे जगह बताइए। तो कह रहे भजनपुरा में हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, हमारे बड़े खास मित्र थे, मेरे भैया के ही दोस्त हुआ करते थे। उनका काफ़ी बड़ा आगे शोरूम था जो खाली पड़ा हुआ था मेन रोड भजनपुर। कहते एक वो शोरूम खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, अगर तू कहे तो तू देखा तो मैं वहाँ बात करूँ तो ये बात आगे बढ़ाए। मैं कह जी कोई वो नहीं है। 1989 में हम लोग वो जगह देखने गए और मैंने जाते ही उनको डन कर दिया कि जगह बिल्कुल ठीक है। 1989 लास्ट की थी, मैं तब भी कृष्णा वालों के पास जॉब करता रहा, तब तक काम चलता रहा, मैं एज ए मैनेजर उनके पास ही रहा। 1989 लास्ट में वो जगह देखी, मैंने उनको डन किया, उन्होंने अपने पेपर कुछ तैयार किए, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गए, उनसे सारी वो मांगी, तो उन्होंने बहुत आनाकानी की कि कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, यहाँ तो गिने चिने ड्राइविंग स्कूल है। तो मैंने भाई साहब को कहा, मैं कहा भाई साहब आप इनसे सिर्फ ये कहो कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूछो, पूरी हम करें। तो उन्होंने करते करते हमें 3 महीने 4 महीने तक तो हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बताया ही। 3-4 महीने के बाद उन्होंने हमें एक लिस्ट दी कि ये लिस्ट है, इसको पूरा करो, फिर उसके बाद हमारे पास आओ। तो यकीन मानना वो 90 की ली हुई लिस्ट मुझे करते करते 1 साल लग गया उस लिस्ट के पेपर्स पूरे करने में। भाई साहब का लाइसेंस लो, भाई साहब के वो पेपर्स लो, एक आध और ड्राइवर ढूंढा, उनके लाइसेंस लिए। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को ITI डिप्लोमा होल्डर जो कि टेक्निकल होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ITI डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए जो टेक्निकल का हो। टेक्निकल होने का कारण ये है कि जब तक उसे टेक्निकल चीज़ों का ही नहीं पता होगा वो इंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। वो इंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा हमारा ड्राइविंग स्कूल आगे रनिंग पोजीशन में नहीं जाएगा। तो उसके लिए मेरे वो टर्म्स काम आए जो मैंने 6-7 साल कृष्णा मोटर पे वो कराए थे। उन्हीं के 1-2 इंस्ट्रक्टर नौकरी छोड़ के जो गए थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनमें से एक आदमी तैयार हुआ जिसका नाम था रवि दुबे, रविंद्र कुमार दुबे। वो आज भी मेरा इंस्ट्रक्टर है तब से। उससे मैंने बात की, उन दिनों वो भी खाली थे, वो वहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुके थे। मैंने उनसे बात की, वो ग्रेजुएट था, उसके बाद ITI का डिप्लोमा होल्डर था, वो बिहार से। वो सारे पेपर्स लाया, उसने वो मुझे पेपर दिए, उसका लाइसेंस भी हैवी था उस दौरान। वो लाइसेंस मैंने लगाया, भाई साहब का लाइसेंस लगाया, फिर मैंने पेपर्स तैयार करने शुरू किए। करते करते 1991 में जाके हमारे पेपर कंप्लीट हुए। 1991 में कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने भाई साहब से कहा कि आप दोबारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाइए और उनसे कहिए कि हमारे पेपर्स कंप्लीट, आप बताइए कि कब अप्लाई करें। तो फिर उन्होंने 91 में हमसे पेपर सबमिट किए, हमारी एक रसीद काटी गई 500 रुपये। तो 500 रुपये की रसीद हुआ करती ड्राइविंग स्कूल को चलाने की। 500 रुपये की वो रसीद काटी उन्होंने, और उस काटने के बाद हमारे पेपर सक लिए, और उसके बाद उन्हें कह दिया जी आपको हम लेटर डालेंगे, आप अपनी तैयारी करो पहले। जो हमने जगह ली थी उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया। फिर उसके सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने कही थी वो मुझे फॉर्मेलिटी वहाँ पूरी करनी पड़ी सारी। मैंने इंस्ट्रक्टर का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था, ऑनर बड़े भैया थे एक तरह के, क्योंकि नाम उनका था। उसके बाद सारे हर तरह का टूल्स, गाड़ी लेकर के उसे डबल कंट्रोल करवाया गया। हर तरह के टूल्स, बोर्ड्स जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, कुछ बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिसमें ऑरल की क्लासेस भी होती हैं और टेक्निकल की क्लासेस होती हैं। ये सारा कुछ मैंने करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, उन्हें मेरे को लेटर आया 91 में जून के बाद। 91 जून के बाद मैंने उस लेटर का उन्हें जवाब दिया कि जी मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फॉर्मेलिटीज़ सब कुछ पूरी, आप आइए, आके इंस्पेक्शन कीजिए, जो कमी है वो मुझे बताइए, मैं फिर बाकी कंप्लीट करता हूँ, और फिर मुझे आगे के लिए आप रनिंग पोजीशन के लिए मुझे वो दीजिए। इतनी बड़े टाइम के बावजूद आपको लगा नहीं यार ये सिस्टम तो बहुत वो हो रहा है, मैं ये क्या काम कर पाऊँगा इस तरह से, फिर भी लेकिन आपने हार नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं जमती, काम आने वाले सरिये में कभी जंग नहीं लगता, और आपने बिल्कुल उसे साक्षात करके दिखाया। तो पाजी हम जानना चाहेंगे आपका सबसे पहला कस्टमर कौन था, क्या आपको याद है, आप उनका आज भी रिगार्ड करते हैं?
1991 में इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्शन हुई, उन्होंने हमारी फॉर्मेलिटीज़ सारी देखी, उसके बाद उनकी थोड़ा सा उन्होंने कमियां निकाली जिसे मैंने पूरा किया, और 1992 में उन्होंने हमें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का लाइसेंस हमें हैंड ओवर किया, वेरी नाइस। जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से अप्रूव था, ओके, और 5 साल के लिए हमें वो लाइसेंस मिला। राइट। सबसे पहले मेरे बड़े भैया से छोटे वाले भैया जो मेरे सबसे पहले कस्टमर बने, जिन्होंने सबसे पहले मेरे से गाड़ी सीखी, उन्होंने मेरे से 700 रुपये की रसीद कटवाई पहले, तब के टाइम में 700 रुपीज़। उन्होंने आते ही पहले 700 कैश, वो मेरी पहली कमाई थी, वो मेरा पहला वो था एम्बिशन जो पूरा होता नज़र आ रहा था मुझे कि आज मैं एक ड्राइविंग स्कूल का मालिक होने वाला हूँ। तो मैंने कांपते हुए हाथों से वो रसीद काटी और अपने भाई के पैर छुए और उन्हें वो रसीद दी, और उनको मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को कहा कि मेरे भाई साहब को सबसे पहले गाड़ी में बिठा के उनको गाड़ी चलाने के लिए शुरुआत कीजिए यहाँ से। तो वो मेरे पहले कस्टमर थे मिस्टर अनिल कपूर। चलिए, इसी तरह से एक मेरा अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है कि जब कोई आपके पास गाड़ी सीखने आता है, कार सीखने आता है, तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनसे पूछते हैं, जैसे उनकी उम्र वगैरह वगैरह? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो कहीं का भी हो आदमी पूरी दिल्ली में, वो हमारे ऑफिस में आना चाहिए गाड़ी सीखने के लिए। उसकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 92 से लेकर आज तक किसी 18 साल से कम बच्चे को गाड़ी नहीं सिखाई। ये मेरा शुरू से मोटो रहा था। एक सबसे बड़ा मोटो मेरा ये रहा, ईमानदारी, मेहनत और पारदर्शिता। इसको लेके मैं चला हमेशा, जिसको मैंने आज तक नहीं छोड़ा। और 18 साल से पहले मैं कभी किसी बच्चे को गाड़ी नहीं सिखाता। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी आपकी लाइफ में आया कि कुछ लोग आपके पास आए हों जिनके डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हों और एक्चुअली में वो 18 साल के ना, और आपको उन्होंने एक्स्ट्रा मनी ऑफर की हो, आप प्लीज़ सिखा दीजिए? क्या कभी आपने ऐसा कोई काम किया या किसी को आपने कोशिश करी? जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा कि इससे ये जो मैंने आपको बताया कि 18 साल से कम में किसी बच्चे को गाड़ी सिखाओ, ऐसे कई बच्चे, कई पेरेंट्स अपने 15 साल से लेकर 17 साल के तक के बच्चों को ले लेकर के मेरे पास आए कि जी आप इन्हें गाड़ी सिखा दीजिए। मैं आते ही सबसे पहले देखते ही बच्चों को यही पूछता था, बेटा आपकी उम्र कितनी है? कि अंकल 16 साल। तो मैं कहा, बेटा वाई, क्यों सीखना चाहते हो आप गाड़ी इतनी उम्र में? किसने कहा है आपसे सीखने के लिए? कह रहे नहीं, सारे दोस्त चलाते हैं। मैं कहा नहीं, गलत है। मैंने उसको तो काउंसलिंग करी, उसके माँ बाप को भी ये परामर्श दिया कि 18 साल से पहले आप अपने बच्चे को गाड़ी सीखने के लिए कभी भी मत कहिए। अगर वो जिद भी करता है तो उसे मना कीजिए। और पहली बात तो आप मेरे को चाहे उससे डबल पैसे, उन्होंने पैसे भी ऑफर किए डबल, कि आप फीस डबल ले लीजिए। मैं क्या, आप डबल छोड़िए, आप ट्रिपल दीजिए, लेकिन मैं 18 साल से कम किसी बच्चे को गाड़ी नहीं सिखाऊंगा। वेरी गुड भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे इस बिजनेस में आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। देखिए, कमजोरियां तो बिजनेस में ना के बराबर होती हैं, ताकत होती है। ताकत बनाई जाती है। ताकत बनती है आपकी ईमानदारी से, ताकत बनती है आपकी पारदर्शिता से, ताकत बनती है आपके बिहेवियर से। ताकत इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर बनती है। वो ताकत, इज्जत, जो नाम जो आपका बनता है, उसी को ताकत कहते हैं। वही सबसे बड़ी आपकी ताकत है कि आपकी इज्जत कितनी है मार्केट में, आपको लोग कितना पहचानते हैं आपके नाम से, कि नहीं वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, वहाँ पे गाड़ी सिखाई जाती है, जितने पैसे लिए जाते हैं उससे ज़्यादा सिखाया जाता है। तो ये ताकत है मेरी, ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है। तो सर, ये एक टीम वर्क होता है। जब आपने काम शुरू किया तो क्या उस वक्त आपके पास टीम थी? अगर नहीं थी तो आपको लगा नहीं कि मैं इन मुश्किलों को कैसे हल करूँगा? जी हाँ, जब मैंने इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं अकेला था। मैं वहाँ से सीखने के बाद मुझे जो शुरू करना था, मेरे भाई साहब ने यही कहा था कि तू अकेला कैसे करेगा? तो मैंने कहा था नहीं, मैं आपको अकेला ही करके दिखाऊंगा। मैं धीरे धीरे अपने साथ अकेला चलाऊँ तो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। जब आप पैदल कहीं किसी रास्ते पे चलते हैं तो उस रास्ते पे कुछ और लोग भी चलते हैं जो आपसे जुड़ते हैं, वो आपके दोस्त बनते हैं। इसी तरह से मेरे पास पहला आदमी, वो इंस्ट्रक्टर था जो मेरे पास पहले मेरे मैनेजर होने के दौरान मेरे साथ काम कर चुका था। सबसे पहले जब मैंने उसे ऑफ़र किया तो वो फ़ौरन माना। उसने कहा हाँ, मैं करना चाहता हूँ।
आप मुझे बताइए कैसे करना है, क्योंकि वो मेरे बिहेवियर के बारे में जान चुका था, उसे पता है कि ईमानदारी से काम होता है। तो वो सबसे पहले वो जुड़ा। उसके बाद मुझे टीम वर्क की जरूरत धीरे धीरे पड़ी, जैसे मेरे साथ एक और ड्राइवर जुड़ा, फिर उसके बाद मैंने एक गाड़ी के बाद एक गाड़ी और बताई, इस तरह से मेरा टीम वर्क स्टार्ट हुआ। सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आता है कि जब जब सरकार बदलती है, नई नई सरकार आती है, तो नियम भी बदलते हैं। जब नियम बदलते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी ऊपर नीचे होती है। तो जब जब सरकार बदलती है तो आपके काम पे क्या इफेक्ट आता है? जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी भी है। बिना सरकार का नाम लिए आप बता सकते हैं। जी, जी, मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, मैं किसी सरकार के पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी सरकार के चक्कर में पढ़ूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सरकारें जब जब बदलती है, उनके कानून तब तब बदलते हैं, और उस कानूनों को लेके हमें सफ़र भी करना पड़ता है। आज हम जो डॉक्यूमेंटेशन और जो हम अपने ड्राइविंग स्कूल के द्वारा हर 5 साल के बाद हमें अपने पेपर्स तैयार करके इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, हमें फिर 5 साल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। उस दौरान हमें कई चेंजिंग्स के बारे में बताया जाता है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है जी नहीं जी अब ये सब कुछ बदल गया, अब आप ऐसा करो। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बातों पे हमें बड़ा विरोध सा रहता है, जिसका हमारी दिल्ली सरकार से भी और अपना हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिलके वो हल हो जाता है। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कुछ सजेशन देते हैं, वो हमें बताते हैं कि चलिए आपने इतना जब सब कुछ कर लिया तो इसमें 2 चीज़ें और जुड़ी हैं, आप इसको भी कर लीजिए। तो हम उनकी बात मानते हैं। लेकिन जब जब सरकार बदलती है हमें सफ़र जरूर करना है। कई बार आपकी पूरी की पूरी फाइलिंग, पूरी की पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी खराब हो जाती होंगी। कई बार 2-2 बार फाइल तैयार करनी पड़ती है। जब एक फाइल तैयार करती है, ऊपर इतने ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि वो फाइल एक की जगह 3-3 हो जाती है। तो हमें बहुत पेपरों की तैयारी करनी पड़ती है। जो कुछ हम लगाते हैं वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं जी अब चेंज हो गया है, अब आप इंस्पेक्टर के बारे में एक नहीं, आप इंस्पेक्टर 3 गाड़ी हैं तो आप 2 इंस्पेक्टर और लेके आइए। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक गाड़ी से मैंने अगर 3 गाड़ी कर ली, तो 3 गाड़ियों के लिए पहले हमें 1 इंस्पेक्टर अलाउड था, जबकि धीरे धीरे सरकार जैसे जैसे बदलती गई 2 हो गई। 2 की जगह वो कहने लगे कि जितनी आप गाड़ियां डालेंगे उतने आपको इंस्पेक्टर भी देने पड़ेंगे, जबकि हमारे रूल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मजबूरी में सफ़र करना पड़ता है, और सरकार की बात भी माननी पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात माननी पड़ती है। तो हम उसको एक फाइल की जगह 3-3 फाइलें होकर के तैयार करके हमें उन्हें देने पड़ते। राइट, यानी कि आपने आज तक जो भी किया कानून के दायरे में रह के किया, कानून को फॉलो करते हुए किया, डॉक्यूमेंटेशन उसी के हिसाब से पूरी करी। आपसे इस फील्ड में लिए गए कुछ सराहनीय कदम के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड में कोई सराहनीय कदम लिए, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अब आपको इस फील्ड का वो बताता हूँ कि एक हमारी MDTS, ऑल दिल्ली MDTS मोटर ड्राइविंग एसोसिएशन है, जो इन दिनों हमारे साथ हम लोग जिससे जुड़े हुए हैं। मैं उसका कैशियर हूँ उस एसोसिएशन का। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हमारे दिल्ली में टोटल 60 स्कूल हैं, 60 इस समय 60 स्कूल हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। हम उन 60 स्कूल वालों को लगभग साथ लेके चलते हैं। उनके जितने कुछ काम होते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कमिश्नर के पास जाते हैं, अपनी मांगे उनके आगे रखते हैं, और उन्हें ये बताते हैं कि हमें ये दिक्कत आती है, आप हमें इसमें सहूलियत दीजिए। और इसके साथ साथ हम सोशल वर्क में भी, ऑल दिल्ली MDTS एसोसिएशन सोशल वर्क भी बहुत करती है। बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स के बारे में बहुत कैंप लगा के बहुत कुछ समझाती है। रेड लाइट्स पे जाके उनको मोटिवेट करती है, लोगों को उसके बारे में सिखाते हैं कि किस तरह से आपको गाड़ी चलानी है, किस तरह से आपको ड्राइविंग करनी है, किस तरह से 2 व्हीलर वालों को 2 उसके लिए ड्राइविंग करनी है। तो इस तरह हमारे कैंप लगते रहते हैं अक्सर। पहले के मुकाबले आप आज की गाड़ियों में क्या बदलाव देखते हैं? पहले की गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ थी या आप आज की गाड़ियों को ज़्यादा सेफ मानते हैं? हाँ, देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है सारा, तो गाड़ियाँ भी नई आ गई हैं। गाड़ियाँ नई आने की वजह से हमें परेशानियाँ भी कम हुई है। पहले हमारी परेशानियाँ ज़्यादा थी, क्योंकि कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हुआ करती थी, उसके बारे में बहुत कुछ समझाना भी पड़ता था, उसके बारे में बहुत कुछ अपने ट्रेनर को कहना भी पड़ता था कि आपको किस तरह से टायर बदलने हैं, किस तरह से कार्बोरेटर अगर गाड़ी रुक जाती है तो साफ़ करना है, किस तरह पेट्रोल के बारे में देखना है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी गाड़ियाँ बिल्कुल कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती।
हम रूल और रेगुलेशंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। गाड़ियाँ तो आजकल ऑटोमेटिक भी बहुत हैं और उसके बारे में तो अब सहूलियत ही है, नुकसान नहीं है, फ़ायदा। पाजी यानी कि आप कहना चाहेंगे कि समय के साथ जो अब चल रहा है वो ज़्यादा बेस्ट है। पाजी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता है, पहले के मुकाबले ज़्यादा रोड सेफ्टी भी है, ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस है, ज़्यादा रेड लाइट्स हैं, पहले के मुकाबले चालान भी बढ़ गए हैं, सज़ा भी होती है, उसके बावजूद भी हमारा रोड एक्सीडेंट का रेशो क्यों बढ़ गया है? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में हमारी ऑल दिल्ली MDTS एसोसिएशन ने भी बहुत काम किया है। बहुत से लेटर हमने इस समय अपने केंद्रीय परिवहन मंत्री जी को भी दिए हैं, अपने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी दिए हैं, अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी दिए हैं। वो हम भी चाहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने ट्रैफिक पुलिस होने के बाद, वो लोगों को इतना समझाने के बाद, वो लोग भी जागरूक करते हैं, हम लोग भी जागरूक करते हैं, हम लोग भी बैनर लगा लगा के उन्हें समझाते हैं। उसके बावजूद जो लोगों का रवैया है वो ना बदलना एक आश्चर्य है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे, जो मैं इतने सालों से मैं कह रहा हूँ वो आज भी लागू है। आज भी वो बच्चे जिद करते हैं। कौन सा बच्चा जिद नहीं करता? हमारे भी बच्चे बड़े हुए हैं, हम वो भी जिद करते थे, हमें गाड़ी सिखाओ, हमने नहीं सिखाई। मेरे अपने दोनों बच्चे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो भी चाहते थे कि गाड़ी सिखाओ पापा हमें, लेकिन मैंने कहा 18 साल से पहले ना गाड़ी सिखाऊंगा ना आपको ड्राइविंग सीट पे बैठने दूंगा। तो ऐसा सारे, मैं चाहता हूँ ऐसा सारे करें। क्यों नहीं करते लोग? ट्रिपल ड्राइविंग करते हैं, एक बाइक पर 3-3 बच्चे घूमते हैं। क्यों अपनी जिंदगी से वो समझौता कर रहे हो? क्यों बिना हेलमेट के घूम रहे हो? मैं आपसे सबसे बड़ी ये बात कहना चाहता हूँ, आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा है। आप ये सोचिए, आप अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे, अपने बाकियों की, घर के लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करो। आपको चोट भी लगेगी, हो सकता है आपकी डेथ भी हो। और ये इतने सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ सिखाने के बाद लोग रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं। इतना जुर्माना होने के बाद आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी वायलेशन इतना ज़्यादा करते हैं। कोई रेड लाइट क्रॉस करके भाग रहा है, कोई जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके भाग रहा है, जबकि हम समय समय पे अपने ट्रेनर को, जिनको भी हम गाड़ी सिखाते हैं, उन्हें सबसे पहले यही चीज़ें, यही सारी रूल रेगुलेशन समझाते हैं कि भाई गाड़ी में बैठने से पहले अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको गाड़ी में बैठने का हक नहीं है। आपको गाड़ी चलाने का हक नहीं है। अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे तो आप गाड़ी के ड्राइवर बनोगे, आप अपने लिए गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, नहीं तो आप भी मरोगे, दूसरे को भी मरोगे। इसलिए पहले रूल रेगुलेशन, पहले वायलेशन तोड़ना मना, उसके बाद आप गाड़ी चलाओ। जी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी कमी है, पेरेंट्स के कारण ही छोटे बच्चे गाड़ियां लेके निकलते हैं, चीज़ें हैं। पाजी जैसे इस वक्त आप जानते हैं पूरे संसार में कोरोना छाया हुआ है, कोरोना की मार चारों तरफ पड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त में जैसे मेट्रो भी बंद है, लोग अपनी गाड़ियां प्रेफर कर रहे हैं, बाइक्स प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या आपके पास कस्टमर बड़े हैं, या बड़े हैं तो आप क्या सेफ्टी ले रहे हैं? जी नहीं, ये एक महामारी है कोरोना। मैं इसके बारे में फिर कहूँगा लोगों से, जितना बच के रह सकते हैं आप बच के रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, 6 गज की दूरी हमेशा बना के रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा आप अगर ज़रूरी काम से घर से निकलना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी निकालिए, अदरवाइज़ गाड़ी मत चलाइए। क्योंकि मैंने भी 22 मार्च से लेकर आज तक अपना ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी ट्रेनिंग बंद कर रखी। आने वाले दिनों में जैसे ही हमें सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे हम इसको दोबारा से चालू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करूं। मेरे ड्राइवर भी हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं, और साथ ही साथ वो सीखने वाले भी। मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अभी नहीं, सीखने के लिए बड़ी उम्र पड़ी है, और 2 महीने सही, 1 महीना सही, 1.5 महीना सही, जब हमारे कोरोना महामारी से हम बच जाएंगे तो हमारे पास गाड़ी भी होगी और हमें सीखने की ललक भी। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि कई गाड़ियों में आग लगी सैनिटाइज की वजह से, एकदम से आग लग गई, ड्राइवर्स अंदर ही जल गए। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, तो आप क्या एक पूरी भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए? मैं पहले तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भाई हैं, जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं वो लोग तो बहुत कम निकल रहे हैं, और उन्हें कम ही निकलना चाहिए। लेकिन वो जो रोजी रोटी के लिए अपने निकल रहे हैं, मैं उन्हें फिर कहूँगा कि अत्यधिक धूप में सैनिटाइज़र गाड़ी में मत कीजिए।
कहीं भी गाड़ी को छाया में खड़ी करो, उसके सारे शीशे खोलो, उसके दरवाजे खोलो, पहले गीले कपड़े से साफ करो, फिर सैनिटाइज करो, फिर उसे गीले कपड़े से साफ करो, जिससे आपकी भी सेफ्टी है और आपकी बैठने वाली सवारी की भी सेफ्टी है। और अपनी साथ बैठने वाली सवारी को पीछे ही बिठाना है, आपको आगे नहीं बिठाना है। ये मेरे सारे ड्राइवर भाइयों को ये एक खास सजेशन है कि अपना मास्क तो लगाना ही लगाना है, उनका भी मास्क और सैनिटाइज का ध्यान रखना है। गाड़ी को धूप में, कड़ी धूप में सैनिटाइज बिल्कुल ना करें, आग लगने का खतरा हो सकता है। लास्ट सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके के मोटर ड्राइविंग स्कूल में क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या चीज़ बताई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, ड्राइविंग स्कूल में हमें टोटल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं 30 डेज। एक कैंडिडेट को पूरा गाड़ी सिखाने के लिए हमें 30 दिन का समय मिलता है। आधा घंटा रोज 30 डेज, यानी कि 7.5 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, 7.5 घंटे फिजिकल ऑरल ट्रेनिंग होती है, जिसके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले हम उनको पहले दिन उनको बिठा करके गाड़ी में बैठने के नियम और सबसे पहले उन्हें रूल रेगुलेशंस, गाड़ी को कैसे चलाना है, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, गाड़ी क्लच का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहली क्लास हमारी एक होती है ऑरल क्लास, जिसमें हम उनको सारे कैंडिडेट को, अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद उसको अगले दिन हम ट्रेनिंग के लिए गाड़ी में बिठाते हैं। बिठाने के बाद उन्हें वही चीज़ें जो बताई जाती है उसके बारे में दोबारा से बताते हैं। फिर उन्हें गाड़ी स्टार्ट करना, क्लच का प्रयोग कैसे करना है वो करके उन्हें ग्राउंड में लेकर के जा कर के पहले दिन उनको एक ट्रेनिंग हम ग्राउंड में देते हैं। उसके बाद अगले 3 से 4 दिन उन्हें फिर ऑरल क्लासेस देते हैं दोबारा से, फिर रूल रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, सड़क पे कैसे चलना है, कौन सी लाइन का उपयोग करना है, किस लाइन में हमने रहना है, लेफ्ट हैंड में हमें किस तरह से गाड़ी चलानी है, हमें ओवरटेक कब कब नहीं करना है, हमें ओवरटेक करना ही नहीं। हमें उसको ये बताते हैं कि आप एक ट्रेनर है, आप एक गाड़ी सीखने वाले प्रशिक्षक हैं, आपको तो ओवरटेक किसी को करना ही नहीं, आपको हॉर्न देके गाड़ी अगले वाले को भी उससे जगह मांगनी है, अगर वो जगह देता है, नहीं तो आप अपने बाएं तरफ चलेंगे। तो उसकी 3-4 दिन की ऑरल क्लासेस के बाद हम उन्हें दोबारा से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के हम 1 महीना, यानी कि 15 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 15 दिन ऑरल ट्रेनिंग, ये सब मिलाकर हमें 7.5 घंटे वो देने हैं, 7.5 घंटे वो देने हैं। जो हम 7.5 घंटे देते हैं वो अपनी क्लास में बिठा के देते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अभी सब कुछ बताऊँगा। क्लास का पूरा वो दिखाऊँगा कि किस तरह से उन्हें क्लास में बिठाया जाता है, उन्हें किस तरह से पर्दे पे उसके थ्रू हम दिखा करके उन्हें ये बताते हैं कि आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं गाड़ी चलाते वक्त, और पूरे 7.5 घंटे हम उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। हमारा आखिरी सवाल चलते चलते, आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे यूथ मोटिवेट हो, एक्सीडेंट कम हो और वो हर चीज़ का सावधानी बरतें? मैं आज इस समय इस इंटरव्यू में आपको ये बताता हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन माँ बाप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं। कृपया कृपया भगवान की उससे आप उनकी कोई ऐसी नाजायज़ जिद पूरी मत कीजिए गाड़ी चलाने में जो आपको भारी पड़े, क्योंकि 18 साल से पहले बहुत से माँ बाप आज भी ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मेरे ऑफिस में आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कि इन्हें गाड़ी सिखाइए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ना तो उन्हें गाड़ी सीखने दें, ना उसके लिए ड्राइविंग स्कूल में जाएं जब तक वो 18 साल के ना हो जाएं, लर्निंग लाइसेंस लेने लायक ना हो जाएं। सबसे पहले अपना लर्निंग लाइसेंस इशू करवाइए, उसके बाद मेरे पास गाड़ी सीखने आइए। मैं सबसे पहले तो उन माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरे, अपने उन मोटरसाइकिल स्कूटी चलाने वाले भाइयों से कहूँगा कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल मत चलाएं। हो सके तो 2 आदमी जो हो, दोनों के दोनों मोटरसाइकिल पे हो, तीसरे आदमी को आप अपने पीछे बिल्कुल नहीं बिठाएंगे, कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे, कोई जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करेंगे, 40 से ज़्यादा आप गाड़ी की स्पीड नहीं रखेंगे। बस इतना मैं उनको कहूँगा, अपनी ज़िंदगी भी बचाइए और अपने घर के बच्चों को देखिए, अपने माँ बाप को। थैंक यू सर। तो चलिए, ये थी आज की स्पेशल बातचीत मिस्टर राकेश कपूर के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए नाम, नई पहचान, नए चेहरे के साथ। आपके साथ गजेंद्र सिंह, कैमरामैन नवीन के साथ। देखते रहिए सत्य केतन समाचार। धन्यवाद।